नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रेड एंड इन्वेस्ट। मैं हूं राजेश कुमार और आज इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाला हूं, जिसको आप अगर समझ गए अच्छे से तो आप किसी भी स्टॉक के डाउन होने के पहले ही समझ जाएंगे कि ये स्टॉक नीचे जाने वाला है। या आपको पहले ही पता चल सकता है या आपको बहुत अच्छा खासा इंडिकेशन मिल सकता है कि स्टॉक काफ़ी ऊपर जाने वाला है। तो इस चीज़ को डिस्कस करने के पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर शेयर होल्डिंग पैटर्न होता क्या है। आप देख सकते हैं, आप किसी भी अगर शेयर का देखेंगे तो उन सब शेयर का अलग अलग शेयर होल्डर्स होता है, जिसमें प्रोमोटर्स भी आ जाता है, रिटेलर्स भी आ जाते हैं, एफ आते हैं, DIIs आते हैं और म्यूचुअल फंड्स आ जाते हैं। तो ये सब अलग अलग टाइप के शेयर होल्डर्स हैं। अगर रिटेलर्स देखें तो रिटेलर्स जो हमारी तरह है, आपकी या मेरी तरह, जो कुछ कुछ पैसा लगाते हैं, मान लीजिए 1 लाख 2 लाख या मैक्सिमम 1 करोड़ 2 करोड़ जो लगाते हैं, वो भी रिटेलर्स के कैटेगरी में ही आते हैं। और जो बहुत ज़्यादा पैसा लगाते हैं, जैसे मान लीजिए जिन्होंने 1000 करोड़ 100 करोड़ या उससे भी ज़्यादा अमाउंट अगर लगाते हैं, तो वो सारे के सारे म्यूचुअल फंड, DIIs या आपका FIs में आते हैं। तो देख लेते हैं कि इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न को हमें हमेशा ध्यान में रखना क्यों चाहिए। तो सबसे पहले आपको कुछ एग्जाम्पल से दिखा देता हूँ। यहाँ मैंने ओपन करके रखा है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का। अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपने इसमें इन्वेस्ट किया होगा, क्योंकि हम लोग हमेशा यूफोरिया के टाइम पे ही इन्वेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं डाटा दिखाता हूँ, तब आपको इंटरेस्ट काफ़ी अच्छा खासा आएगा। आप देख सकते हैं ये FIIs का, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का होल्डिंग पैटर्न आपको दिखा रहा है, जो कि दिसंबर 21 में लगभग 31% था। उसके बाद उन्होंने कंटिन्यूअसली यहाँ पे अपना स्टेक सेल किया है और सेल करते करते सितंबर या आप बोल सकते हैं दिसंबर 22 तक में उन्होंने 31% को लाके 15% पे ला दिया। यानी FIs ने सारा का सारा जो स्टॉक है अपना बेच दिया है, लगभग आधा कर दिया है। अब यहाँ पे सिर्फ बेचने को देखना नहीं है, हम देख लेते हैं कि अगर FIs ने कम किया है तो किसी ना किसी को तो बेचा ही होगा। तो देखते हैं उससे उसे खरीदा किसने। तो अगर प्रमोटर होल्डिंग देखे तो वो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जीरो था। तो जीरो है मतलब वो प्रोफेशनली रन कंपनी है, कोई भी एक आदमी उसका मालिक नहीं है। म्यूचुअल फंड्स अगर देखें तो उसका 12% से 16% था। यानी उसका भी फ्लैट था, या कुछ हिस्सा म्यूचुअल फंड ने खरीदा। जो भी FIs ने बेचा उसका कुछ हिस्सा किसने खरीदा? म्यूचुअल फंड ने खरीदा, जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि एक हाथ से पैसा निकल के दूसरे हाथ में जा रहा है और दोनों के दोनों स्ट्रांग हैंड है। म्यूचुअल फंड अगर है तो उनके पास भी हम रिटेलर से ज़्यादा फैसिलिटी होता है रिसर्च करने का, पढ़ने का, और स्टॉक के ऊपर कितना आगे बढ़ सकता है, उनके पास ज़्यादा अच्छा डाटा रहता है हमसे कंपेयर टू हम। तो अगर FIs अगर म्यूचुअल फंड को बेच रहे हैं तो उसमें उतना बुराई नहीं है, एक हाथ से निकल के दूसरे हाथ में जा रहा है, दोनों ही स्ट्रांग हैंड से। लेकिन आप देख सकते हैं उन्होंने अपने शेयर को 31% से ओनली 15% पे ला दिया, लेकिन म्यूचुअल फंड ने सिर्फ 4 से 5% ही खरीदा। आप देख सकते हैं 12% से 17%। देखते हैं बाकी किसने खरीदा होगा। अगर DIS का देखें तो उन्होंने लगभग फ्लैट ही रखा, 5.30 से 4.95 अभी चल रहा है, तो लगभग उनका भी फ्लैट था। और अगर हम वही रिटेलर्स का देखें तो आप देख सकते हैं रिटेलर्स का जहां 51% था पहले, अभी वो 62% पे जाके अभी 60% पे आ गया। यानी आप देख सकते हैं लगभग 13% किसने खरीदा? हम रिटेलर्स ने खरीदा। तो आप यहाँ पे क्लियरली समझ सकते हैं कि जो 15%, 50% जो उन्होंने बेच दिया, जो 15% स्टेक उन्होंने बेचा, वो पूरा का पूरा किसने खरीदा? हम रिटेलर्स ने खरीदा। अब एक बार देख लेते हैं कि स्टॉक पे उसका क्या असर पड़ा। याद रखिए दोस्तों, ये IEX का है, यहाँ पे देख सकते हैं इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का है। और उन्होंने बेचना शुरू किया था, FIs ने बेचना शुरू किया था दिसंबर 21 से। हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ मैंने IEX का चार्ट ओपन कर दिया। आप देख सकते हैं अक्टूबर में इसका हाई बनाया, अक्टूबर 21 में इसने पहला अपना हाई बनाया, जो कि लगभग 316 का था। फिर थोड़ा स्टॉक नीचे आया। अब दोस्तों याद रखिएगा, ये आपको जो यहाँ पे दिसंबर क्वार्टर का जो आपको 31% का होल्डिंग दिख रहा है, ये असल में आपका उसके पहले क्वार्टर का है, क्योंकि ये जो अपडेट होता है, जब शेयर होल्डिंग पैटर्न जो अपडेट होता है, वो हर 3 महीने के बाद होता है। तो दिसंबर का अगर दिखा रहा है तो उसके पहले महीने का यहाँ पे दिखा रहा है। तो अब देख लीजिए, अक्टूबर महीने से उन्होंने बेचना शुरू किया। लेकिन जब भी वो लोग बेचते हैं तो एक बार में वो लोग बहुत ज़्यादा सेल नहीं करते, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा सेल करेंगे तो स्टॉक प्राइस एकदम से नीचे आ जाएगा और तब उनको काफ़ी अच्छा खासा लॉस भी लेना पड़ सकता है। तो पहले स्टॉक को उन्होंने यहाँ पे डाउन किया मतलब सेल करने के बेस डाउन आया। फिर धीरे धीरे स्टॉक को ऊपर लेके गया और इस जगह पे फिर से सेलिंग किया गया। आप देख सकते हैं यहाँ से उन्होंने कंटिन्यूसली सेल किया है और आप देख सकते हैं यहाँ से कंटिन्यू स्टॉक जो है वो नीचे आने लग गया। और जब उनका सेलिंग कंप्लीट हो गया तो इस जगह पे स्टॉक कहीं ना कहीं हमको फ्लैट होते हुए नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं इस जगह पे जो स्टॉक है कहीं ना कहीं हमको कंसोलिडेट करते हुए नजर आ रहा है, यानी स्टॉक एक रेंज बाउंड हो गया। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, FIs का सेल करने से कितना बड़ा हमको यहाँ पे स्टॉक में प्राइस फॉल होते हुए दिखाई दे रहा है। अब अगर हम देखें करंट सिचुएशन क्या चल रहा है, तो आप देख सकते हैं कि पिछले क्वार्टर से हमको मार्च क्वार्टर का दिखा रहा है, यानी ये पिछले क्वार्टर में ये काम हो चुका है। उन्होंने वापस से अपना स्टेक को बढ़ाने का ट्राई किया है, 15% से 17.8% कर दिया है। और वहीं पे हम रिटेलर्स ने क्या किया है,
थक हार के बेचने लग गए, 62% से 60% पे आ गया। यानी एफआईआईज ने 2% स्टेक इंक्रीज किया है, वहीं पे सेल किसने किया है, रिटेलर्स ने। तो ये तो हमने देख लिया आईईएक्स का। अब देखते हैं बाकी स्टॉक में भी ऐसा कुछ असर पड़ता है क्या। दोस्तों एक बात आपको पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ कि सिर्फ एफआईआईज डीआईएस को देख के हमको डिसीजन नहीं लेना होता है। ये सब चीज आप तब देखिएगा जब आपको कंपनी में भरोसा हो। जैसे आईईएक्स जो कंपनी है उसके फंडामेंटल्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप देख सकते हैं कि जो 4 साल पहले था वो अभी भी है, मोनोपोलिस्टिक कंपनी है। अगर किसी को भी बिजली में ट्रेड करना है तो इनके पास आना ही पड़ेगा। बिजनेस मॉडल सब सही है, बस वैल्यूएशन बहुत हाई हो गया था, उसी कारण इसको डाउन होना पड़ा। और साथ ही साथ एफआईआईज बेच रहे थे तो इसको डाउन आना ही था। तो ये एफआईआईज डीआईएस का जो डाटा है ये आपको एकदम इंडिविजुअली रीड नहीं करना है। आप पहले स्टॉक का अपना जो भी एनालिसिस करना है वो कर लीजिए, उसके बाद आप एफआईआईज डीआईएस के डाटा को देख सकते हैं अपने एनालिसिस को कंफर्म करने के लिए। चलिए दोस्तों अब दूसरा स्टॉक भी देख लेते हैं जिसका नाम है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। अब ये भी रिटेल इन्वेस्टर्स का एक काफ़ी फेवरेट स्टॉक रह चुका है, क्योंकि बहुत सालों से रिटेल इन्वेस्टर्स इस स्टॉक में बाइंग करते आ रहे हैं सिर्फ इसी उम्मीद पे कि ये भी एक दिन एचडीएफसी फर्स्ट बैंक की तरह बनेगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें क्या दिखा रहा है। अब यहाँ पे डायरेक्टली एफआईआईएस का खुला हुआ है, आप देख सकते हैं दिसंबर 21 में जो एफआईआईएस जो होल्ड कर रहे थे वो सिर्फ 14% था। मार्च में उन्होंने 13% पर लाया और जून क्वार्टर में उन्होंने 10% पे ला दिया। यानी यहाँ से लेके दिसंबर 21 से जून 2022 तक एफआईआईएस जो कंटिन्यूसली बेच रहे थे। अगर आपने इस स्टॉक को फॉलो किया होगा तो आपको ध्यान में भी होगा कि उस टाइम पे ये कंपनी जो था कुछ प्रॉब्लम से गुजर रहा था। उस टाइम पे ये प्रॉफिट ज़्यादा नहीं दिखा पा रही थी और प्रोविजन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। आप देख सकते हैं इस टाइम पे जो रिटेलर्स का स्टेक था वो काफ़ी आया था, 38%, 40%, 42% बढ़ते जा रहा था। तो दोस्तों ऐसा होता ही है, न्यूज़ में मीडिया में बार बार यही बात आपको बताया जाता है कि एचडीएफसी बैंक बन जाएगा, इसका टारगेट 80 आ जाएगा, 90 आ जाएगा, 100 आ जाएगा, टारगेट हमेशा बोलते रहते हैं, लेकिन होता वहाँ पे उल्टा है। अब एक बार देख लेते हैं कि दिसंबर 21 से जून 22 तक इसका क्या हाल था। यहाँ मैंने चार्ट ओपन कर लिया, दिसंबर का था, मतलब हमको वहाँ पे 1-2 महीने पहले से देखना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि अक्टूबर से कंटिन्यूसली फॉल होते होते एग्जैक्टली जून तक इसने 45% का हमको डाउनफॉल दिखाया। और जब जून से उन्होंने एफआईआईज ने बायस करना स्टार्ट किया, वापस यहाँ पे देख लेते हैं, रिटेलर्स ने सितंबर क्वार्टर से यहाँ पे पूरा का पूरा बेच दिया। जून क्वार्टर में 42% था और सितंबर क्वार्टर, दिसंबर और अभी के करंट क्वार्टर में देखें तो 42 से डाउन होते होते 34 से 33% पे आ गया। यानी हम देख सकते हैं यहाँ पे लगभग 8% का डाउनफॉल हमको यहाँ पे दिख रहा है। वहीं पे अगर हम एफआईआईज को देखें तो वो यहाँ पे उन्होंने काफ़ी अच्छा खासा अपना स्टेक इंक्रीज कर दिया है, 10% से सीधा 19%, 19.76 फिर 19.30। यानी एफआईआईज ने काफ़ी अपना स्टेक को बढ़ा लिया। अब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में दोस्तों मैं बहुत पहले से इन्वेस्टेड हूँ, असल में 2018 के एंडिंग से इन्वेस्टेड हूँ। तो मुझे क्योंकि कंपनी बहुत ज़्यादा पसंद थी, इसका जो मैनेजमेंट है वो जो बोल रही है वो काम भी करती थी, तो चाहे यहाँ कुछ भी होते रहा मैंने उसको बेचा नहीं। और आप देख सकते हैं कि सितंबर क्वार्टर के बाद से ही, जून से ही स्टॉक ने कितना अच्छा हमको अप मूव दिखाया है। ये देख सकते हैं जून से अगर आज तक का रिटर्न में देखूं तो लगभग 124% का रिटर्न मिला। यानी सिर्फ अगर हम एफआईआईएस को फॉलो भी करते तो भी स्टॉक को हम आराम से डबल होते हुए अपने आंखों के सामने देख सकते थे। तो ये हमने बस 2 स्टॉक को एग्जांपल लेके समझ लिया कि जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आपको अपने ही एनालिसिस को कंफर्म करना है। तो मान लीजिए अगर आप इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और आपको दिख रहा है कि एफआईआईज, डीआईआईज और म्यूचुअल फंड भी इसमें अपना स्टेक इंक्रीज कर रहे हैं, तो एक कहीं ना कहीं हमको कन्विक्शन मिल जाता है कि हम लोग का एनालिसिस सही है। अब हम इनके एनालिसिस को इतना इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं, क्योंकि अगेन एफआईआईज के पास हमसे ज़्यादा रिसोर्सेज है रिसर्च करने का, वो मैनेजमेंट से बात कर सकते हैं और वो हमसे बेटर डिसीजन ले सकते हैं। तो इनके डिसीजन के साथ अगर हम भी मिल जाए तो हम काफ़ी अच्छा खासा स्टॉक में इनकम कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको इन्हीं के साथ कुछ ऐसे स्टॉक्स का नाम भी बता देता हूँ जिनमें एफआईआईज ने इस करंट क्वार्टर में बाइंग किया है, लेकिन उसका स्टॉक प्राइस अभी बहुत ज़्यादा हाई नहीं हुआ है। अगर वो स्टॉक आपको अच्छा लगता है तो आप भी उसमें अपना बाइंग डिसीजन बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। तो जो पहला स्टॉक है जिसमें करेंटली एफआईआईज अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, उनमें पहला स्टॉक आता है मिसेस बेक्टर फूड स्पेशलिस्ट। अब दोस्तों इस स्टॉक का आया हुआ मार्केट में ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, शायद एक से 2 साल पहले इसका आईपीओ आया था। और आईपीओ के बाद इसने स्टार्टिंग में तो अच्छा खासा रिटर्न दिया, फिर काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो गया था। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ पिछले 2 क्वार्टर से, सितंबर, दिसंबर और मार्च, पिछले 3 क्वार्टर से एफआईआईज कंटिन्यूअसली बाइंग करते हुए जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि स्टॉक ने भी कितना अच्छा परफॉर्म किया है। अगर सितंबर से हम देखते हैं यहाँ पे, अगर हम सितंबर से यहाँ से देखें तो स्टॉक ने ऑलरेडी हमको 81% का रिटर्न दे दिया है। तो मिसेस बेक्टर का दोस्तों काम क्या है, ये जो भी क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स है या जो भी कंपनी, जैसे मान लीजिए डोमिनोज हो गया, पिज्जा हट हो गया, या कोई भी ऐसी कंपनीज हो गई, उनको जो भी कुकीज़ का चीज़ चाहिए होता है, मान लीजिए आटा चाहिए, मैदा चाहिए, जो भी रॉ मटेरियल चाहिए होता है, वो मिसेस बेक्टर सप्लाई करती है।
प्लस इनका साथ में एक प्राइवेट लेवल प्रोडक्ट भी है, कुकीज़ वुकीज़ बनाते हैं। तो इनका बिजनेस मॉडल भी डिपेंड करता है आपको CSR कंपनीज़ के ऊपर। अगर CSR कंपनीज़ बढ़ेंगी तो इस कंपनी को भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि साथ में FIS का भरोसा भी इस कंपनी को मिल चुका है। काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न हम देख सकते हैं। ये देख लीजिए आप, IPO के बाद काफ़ी अच्छा खासा डाउनफॉल इसने दिखाया था, उसके बाद काफ़ी अभी इसने यहाँ से पैसा डबल कर दिया है। इसमें एक पॉजिटिव और चीज़ हमें क्या दिख रहा है, अगर हम टेक्निकल बेसिस पे सिर्फ देखें तो कहीं ना कहीं ये एक लॉन्ग टर्म में राउंडिंग बॉटम या राउंडिंग पैटर्न बनाता हुआ दिखा रहा है। आप देख सकते हैं ये एक राउंडिंग बॉटम की तरह काम करता है, और राउंडिंग बॉटम जितना ही लंबा होता है उसका जो अपमूव होगा वो भी काफ़ी बड़ा हमको मिल सकता है। तो इतना अच्छा खासा पैटर्न बनाने के बाद और जहाँ पे FIs खरीद रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस है कि स्टॉक हमको ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आ जाए। अब फाइनल डिसीजन दोस्तों आपका होना चाहिए, आप इस स्टॉक में बाय करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। पर्सनली मुझे कंपनी पसंद है, लेकिन फिलहाल मैं इसे बाय करने का कोई प्लान नहीं कर रहा हूँ। चलिए दोस्तों दूसरा स्टॉक देख लेते हैं जिसमें FIs अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों हमारी लिस्ट का दूसरा स्टॉक है प्रिंस पाइप एंड फिटिंग्स। अब इसके बारे में आप सबको ऑलरेडी पता ही होगा, क्योंकि जब ये स्टॉक काफ़ी हाई मार रहा था उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आया और बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स ने इसको बाय किया। कुछ लोगों ने प्रॉफिट भी किया, लेकिन कुछ लोग हाई प्राइस में लेके फंसे हुए। तो प्रिंस पाइप का कंपनी को अगर हम देखें तो उसका भी बिजनेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अभी इसका जो काम है, जो पाइप्स जो लगते हैं हमको, पहले जो भी मेटल के पाइप लगते थे अब हर जगह पे वहाँ पे प्लास्टिक का और PVC UPVC पाइप्स का जरूरत पड़ रहा है। बहुत हाई डिमांड है और फ्यूचर में इसका जो मार्केट शेयर है वो धीरे धीरे बढ़ते रहेगा। तो एक बार देख लेते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या दिखा रहा है। आप अगेन देख सकते हैं कि पिछले 3 क्वार्टर से FIs कंटिन्यूसली बाइंग कर रहे हैं, 3.98% से लगभग 6.24% पे आ चुका है। अब एक बार देख लेते हैं कि शेयर प्राइस में हमें रिफ्लेक्शन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। यहाँ पे सितंबर क्वार्टर से अगर देखें हम तो FIs ने अगर सितंबर क्वार्टर से बाय करना स्टार्ट किया है, यानी उसके पहले वाले क्वार्टर से हमें देखना पड़ेगा वहां से, तो हम जून से देख सकते हैं। तो जून से अगर हम यहाँ पे देखें तो स्टॉक ने कोई खास रिटर्न नहीं दिया है, लगभग 1 साल हो चुका, स्टॉक ने सिर्फ 10% का रिटर्न दिया है। तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी बनता है, क्योंकि जो प्रिंस पाइप कंपनी है उसके फंडामेंटल्स काफी स्ट्रॉन्ग है, बाकी सब कुछ भी ठीक है, नंबर्स भी काफी अच्छे हैं, और एक मिड कैप कंपनी है तो काफ़ी ग्रोथ भी अच्छा खासा है। तो ऐसे में जब स्टॉक ने परफॉर्म नहीं किया है तो इस जगह पे ऐसे सिचुएशन में हमें बाय करना चाहिए और हमें आराम से होल्ड करना चाहिए, क्योंकि जब स्टॉक बढ़ेगा तो एक ही बार में काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। तो इस स्टॉक में मुझे पर्सनली इंटरेस्ट है और हो सकता है तो मैं इस स्टॉक में बाइंग करूंगा, और जब बाइंग करूंगा तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देता हूँ या फिर कम्युनिटी पोस्ट में भी शेयर कर देता हूँ। तो अगर आप लोग मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं या इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों याद रखिएगा कि टेलीग्राम चैनल पे मैं कोई कॉल वॉल बाय कॉल का रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ और ना ही मैं ऑप्शंस में ट्रीट करता हूँ। मैं वहाँ पे बस अपने जो भी अपडेट है वहाँ पे टेलीग्राम में डालते रहता हूँ। वहाँ पे हम बस एक फ्रेंडली डिस्कशन भी करते हैं किसी स्टॉक से रिलेटेड, और ज़्यादातर अपडेट मैं यूट्यूब में ही दे देता हूँ। तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्रिप्शन की वजह से ही हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और नए नए वीडियोज़ बनाते रहने के लिए। चलिए दोस्तों हम तीसरे और आखिरी स्टॉक के बारे में देख लेते हैं जिसमें करेंटली FIs बाइंग कर रहे हैं। ओके, तो तीसरा जो कंपनी है उसका नाम है सुब्रोज LTD। अब सुब्रोज में अगर हम देखें तो इस क्वार्टर में यानी पिछले 3 महीने में ही FIs ने 0% से सीधा 32% पे ला दिया अपना स्टेक को। तो आप देख सकते हैं कि FIs का बहुत ज़्यादा कन्विक्शन इस स्टॉक पे बन रहा है। अब एक बार हम चार्ट पैटर्न में भी जाके देख लेते हैं कि हमें वहाँ पे क्या नजर आ रहा है। अगर मार्च क्वार्टर का दिखा रहा है तो हमें दिसंबर से देख सकते हैं, जनवरी से देख सकते हैं। तो देखते हैं कि जनवरी 2023 से स्टॉक ने कैसा परफॉर्म किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जनवरी आ गया। जनवरी से अगर हम देखें तो स्टॉक ने लगभग फ्लैट रिटर्न दिया है, एकदम 0.94% का है। तो यहाँ भी हमें एक अच्छा खासा मौका मिल सकता है। सुब्रोस कंपनीज के नंबर्स भी अगेन यहाँ पे काफ़ी अच्छे हैं, ROC ROE बाकी नंबर फंडामेंटल काफ़ी ठीक है। तो अगर यहाँ भी अगर आप चाहें तो बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि FIs ने बाइंग तो किया है और काफ़ी अच्छा खासा बाइंग किया है, लेकिन स्टॉक ने अभी तक परफॉर्मेंस नहीं दिया है। तो अगेन जब ये स्टॉक परफॉर्मेंस देगा तो काफ़ी अच्छा खासा हमको परफॉर्मेंस दे सकता है। तो मान लीजिए यहाँ से हम देखें कि अगर वो अपने प्रीवियस हाई को ही टच करता है तो भी हमें 22% का रिटर्न आराम से मिल सकता है, जो कि काफ़ी बेहतर रिटर्न होगा। और मान लीजिए अगर अपने प्रीवियस हाई को टच करता है तो भी हमें 38% मिल सकता है, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है इसका रिटर्न काफ़ी और ज़्यादा ऊपर हो सकता है, 38% से भी ऊपर। तो ठीक है दोस्तों, बस यही 3-4 स्टॉक के बारे में मुझे बात करना था। पहले हमने एग्जाम्पल में देखा कि कैसे शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताता है, स्टॉक के फ्यूचर में क्या हो सकता है, एक इंडिकेशन हमें मिल जाता है। और उसके बाद लास्ट में हमने 3 स्टॉक देखे जिनमें करंटली FIs DIs शेयर होल्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं, और जो लास्ट के 2 स्टॉक थे उनमें FIs ने काफ़ी अच्छा खासा अपना शेयर होल्डिंग बढ़ाया है, लेकिन स्टॉक ने परफॉर्म नहीं किया है। तो लास्ट के जो 2 स्टॉक है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।